तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन का रैपिड रिवीजन। ठीक है, इस रैपिड रिवीजन में हम क्या करेंगे कि सेल साइकिल और जो डिवीजन है इसको हम 1 घंटे के अंदर ना हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते करते रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज। इसमें मैंने इसी चैप्टर को सेम चैप्टर को ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में एकदम डिटेल में आराम से हर लाइन से क्या क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्या क्या एमसीक्यू, क्या क्या एआर क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाते हुए पढ़ाया है और प्लस हर लाइन को समझाया भी है। लाइक मियोसिस अगर तुम देखोगे या माइटोसिस देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम की मदद से मैंने समझाया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसके जितना मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने वो लेक्चर देख रखा है उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रैपिड रिवीजन रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और इस रैपिड रिवीजन में ना तुम्हें हर लाइन से क्या क्या रिवाइज करना है पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैनल पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट बना होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज, उसमें जाके इस चैप्टर का डिटेल में थोड़ा कर लो। अपनी स्पीड पे देखना, 2x पे देख सकते हो या 1.5 पे, अपने हिसाब से देखना है। इस वीडियो को भी तुम अपने स्पीड के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ को, चाहे वो लार्जेस्ट ही क्यों ना हो, सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है सभी सेल्स का, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद जो साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन जो है वो अलाउ करता है कि सिंगल सेल को टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। मतलब साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन जो है अलाउ करेगा एक सेल को टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस बट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल ग्रोथ तो होता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली एम फेज की बात नहीं किया, अगर एम फेज बोलता तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन अनकोऑर्डिनेटेड वे, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। क्यों? इट इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम, यानी करेक्ट डिवीजन इससे होता है और फॉर्मेशन होता है प्रोजेनी सेल का जो कि इंटेक्ट जीनोम कंटेन करते हैं। ठीक है, इससे एक एआर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। अजर्सन रीजन दे देगा, इट इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम। तो रीजन भी करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब सेल साइकिल क्या है? तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल इज सेल साइकिल। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है? सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है और सिंथेसाइज करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल का। ठीक है, सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वो हर स्टेज में होते रहता है। डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वन स्टेज में होता है सेल का, वो भी एस फेज में। ठीक है, अब ये रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम जो है या डीएनए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियस का बाय जस्ट अ सिंपल इवेंट या कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट से ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और ये जो इवेंट है जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इवेंट भी जो है वो जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अगर मान लो अजर्सन रीजन में बना देता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और मैं रीजन दे देता कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज डिसइंटीग्रेटेड इन एम फेज, तो रीजन तो सही हो जाता, मतलब डिसइंटीग्रेटेड तो होता है ड्यूरिंग मेटाफेज और इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, लेकिन अजर्सन ही गलत हो जाता। तो रीजन का स्टेटमेंट सही होता लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता। ठीक है, अजर्सन ही गलत है। अब देखो आगे पूछते हैं, जो एक टिपिकल ह्यूमन सेल को जब कल्चर में ग्रो किया गया तो वो ऑलमोस्ट कितने आवर में अप्रोक्सीमेटली डिवाइड किया? तो 24 आवर में। क्या जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप? हाँ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ईस्ट में जो है वो सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? तो अराउंड 90 मिनट होता है। अगर मैं बोलूँ 15 मिनट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेज में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को और क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त सेल जो होता है वो मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज में होता है। इंटरफेज के दौरान मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। ठीक है, अब एम फेज जो है वो फेज है जिसमें एक्चुअल डिवीजन और माइटोसिस हो रहा होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव मेटाफेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि इंटरफेज जो है टू सक्सेसिव एम फेज और माइटोसिस फेज, नॉट मेटाफेज।
ठीक है। अब जो 24 घंटे हैं एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में, उसमें सेल डिवीजन कितने देर के लिए लास्ट करता है? अगर मैं बोलूँ 4 घंटे तो गलत हो जाएगा, 1 घंटे के लिए ही बस लास्ट करता है। इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ इंटरफेज लास्ट फॉर लेस देन 75% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 to 95% से ज़्यादा ही इंटरफेज होता है, ठीक है। अब एम फेज स्टार्ट किससे होता है और एंड किससे होता है? तो कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? साइटोकाइनेसिस से। यानी एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होता है? करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, डॉटर क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाता है। और एंड किससे होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट्स साइटोकाइनेसिस से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंटरफेज को और क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। इस टाइम में क्या होता है? सेल जो होता है वो प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। कैसे कैसे प्रिपेयर करता है? तो क्या सिर्फ सेल ग्रोथ होता है या डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है? तो दोनों ही होता है, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। जो इंटरफेज में ये सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर में होता है या डिसऑर्डरली मैनर में? तो ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है। इंटरफेज को डिवाइड किया गया कितने फर्दर फेजेज में? 3 फेजेज में। किसके द्वारा? तो ये हॉवर्ड और पेल्क के द्वारा जो है वो डिवाइड किया गया। अब इसमें क्या है? 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, गैप 1 फेज। अब इसको गैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये माइटोसिस और सिंथेसिस ऑफ डीएनए, S फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, तो इनके बीच का जो फेज है वो गैप 1 हो गया। और सिंथेसिस ऑफ डीएनए और माइटोसिस के बीच में जो फेज है उसको क्या बोलते हैं ना? G2 फेज बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज जो है वो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब G1 फेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता है? क्या कंटिन्यूअसली ग्रो करता है या डिसकंटिन्यूअसली? तो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। क्या G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है? तो नहीं करता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या सिंथेसिस होता है। एस फेज में अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, तो ये बात सही है। बोलूँ ड्यूरिंग एस फेज द अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम पर सेल डबल्स, गलत बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो सेम ही रहता है, रिमेन सेम। तो क्रोमोजोम नंबर जो है वो रिमेन सेम रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये देख लो G1 फेज में क्या होता है? मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक जो और सेल ग्रोथ जो होता है वो G1 फेज में होता है। मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक और सेल ग्रोथ G1 फेज में होता है। क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ ऑर्गेनिल बढ़ता है और सिंथेसिस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए और प्रोटीन का। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में तुम देखोगे कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का भी डुप्लीकेशन होता है। लेकिन उसके अलावा जो अगर मान लो जो डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है उसके पैकिंग वो पैक किसके अराउंड होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा अराउंड। तो एस फेज में सिंथेसिस होता है हिस्टोन प्रोटीन का भी। G2 फेज में किसका सिंथेसिस होता है? तो स्पेशल मटेरियल जो कि एम फेज में रिक्वायर्ड होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में जरूरी है। अगर मैं इन एनिमल सेल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ करता है? साइटोप्लाज्म में। अगर मैं बोलूँ कि इन प्लांट सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट ही होता है। सेम क्वेश्चन मैं बनाऊँ इन एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सेम चीज ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब प्लांट सेल में ड्यूरिंग एस फेज में ओनली डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेंट्रोजोम डू नॉट रेप्लिकेट क्योंकि सेंट्रोजोम एब्सेंट ही होता है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कौन सा होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी स्टेज ऑफ सेल साइकिल में हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ एडल्ट सेल में कुछ सेल जो होता है वो डिवाइड ही नहीं करते हैं, इवन मतलब इंजरी के बाद भी डिवाइड नहीं करते हैं। वो कौन से सेल हैं? हार्ट सेल और न्यूरॉन्स हो गए। कुछ सेल जो हैं वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस सेल को रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड करते हैं। कैसे? अगर इंजरी की वजह से कोई सेल का डेथ हो गया तब वो रिप्लेस करेंगे। जैसे वो कौन से सेल है? जैसे स्किन सेल होंगे, अभी हमने पढ़ा लाइनिंग ऑफ गट हो गया वो, ठीक है। तो ये सारे सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। अब देखो कुछ सेल्स जो होते हैं, दो सेल्स विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू इंटर एन एक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि दो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं वो एग्जिट कर देते हैं G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज। इस इनएक्टिव स्टेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से। इसलिए नहीं कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव इनएक्टिव होता है, गलत, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है लेकिन इनएक्टिव स्टेज इसलिए बोल रहा है एनसीईआरटी क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो सेल्स इन दिस स्टेज लिखा हुआ है कि रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड, अनलेस उसे जरूरत पड़े डिवाइड करने की, अनलेस की रिक्वायरमेंट हो अगर डिवाइड करने के लिए तब तक नहीं करता है। जैसे लीवर सेल जो होते हैं वो जनरली G0 स्टेज में ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन क्या सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही होते हैं?
तो नहीं, एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन यूजुअली सीन होते हैं डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में, लेकिन एक्सेप्शन भी है। कौन सा? हैप्लॉइड सेल, जैसे किसमें? मेल हनी बीज में। मेल हनी बीज कैसे डेवलप होता है? तो जो क्वीन बी होती है उसका एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ग्रो कर गया तो वो मेल हनी बी बना देगा। तो एग क्या हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से ही माइटोसिस में हैप्लॉइस जो एग है उसमें माइटोसिस हो के मेल हनी बी बना है। ठीक है, प्लांट में जो है तुमने देखा होगा जो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्या बोलते हैं, प्लांट में दोनों ही हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों ही माइटोसिस शो करते हैं। ठीक है, अब चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट ऐसे पॉइंट है, ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स है जहां पे स्टॉप सिग्नल रहा तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर गो अहेड सिग्नल मिला तभी सेल साइकिल जो है आगे बढ़ेगा। अब ये कंट्रोल किससे होते हैं? तो बस दो प्रोटीन का नाम याद रखना है, तो रन बाई स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, साइक्लिन और काइनेस एंजाइम। ये जो काइनेस भी होता है वो साइक्लिन पे डिपेंडेंट होता है। तो कौन से दो प्रोटीन से ये जो चेक पॉइंट से कंट्रोल होते हैं? साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। अब ये चेक पॉइंट कौन कौन से होते हैं? तो ये देख लो, G1 चेक पॉइंट, एक G1 चेक पॉइंट है और एक G2 चेक पॉइंट है। G2 से M में नहीं जाएगा, और एक M के अंदर भी चेक पॉइंट है। अब देखो, अगर मान लो G1 चेक पॉइंट में गो अहेड सिग्नल नहीं रहा, ठीक है, गो अहेड, और ये भी किससे ये जो गो अहेड सिग्नल है वो कौन देगा? वही साइक्लिन और काइनेस एंजाइम जो है वो देंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। साइक्लिन एंड सीडीकेस जो है वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सेल एग्जिट कर जाएगा अगर मान लो गो अहेड सिग्नल नहीं रहा, जैसे यहाँ रेड लाइट है तो ये G0 स्टेज में इंटर कर जाएगा, लेकिन अगर गो अहेड सिग्नल मिला तब ये सेल जो है वो सेल साइकिल में आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली एम फेज में देख लो, एम फेज में अगर मान लो काइनेटिकोर जो होते हैं, अगर स्पिंडल फाइबर सभी काइनेटिकोर्स सभी क्रोमोजोम से अटैच नहीं हुए तो वो एक स्टॉप सिग्नल का काम करेगा। लेकिन जैसे ही अगर सारे काइनेटिकोर्स क्रोमोजोम्स के सारे क्रोमोजोम्स के काइनेटिकोर्स अगर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया तो वो क्या होगा? वो गो अहेड सिग्नल का काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये इन्फ्लुएंस किस से होते हैं? जैसे G1 से S में जाने के लिए जो चेक पॉइंट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है सेल साइज से, डीएनए के डैमेज से, न्यूट्रिएंट से और ग्रोथ फैक्टर से, है कि नहीं? और जो G2 से M चेक पॉइंट है तो वो किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है? तो सेल के साइज से, डीएनए के डैमेज से और डीएनए रेप्लिकेशन से भी। देखो G1 S चेक पॉइंट में जो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि G1 S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो G1 जो चेक पॉइंट है वो डीएनए रेप्लिकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, अब G2M चेक पॉइंट जो होता है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्ड फैक्टर होता है जो जिसको MPF बोलते हैं, मैचुरेशन ट्रिगर्ड फैक्टर। क्या होता है समझ लो जल्दी से। अब देखो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है। अब ये जब तक ये इसे बाइंड नहीं करेगा ना इस साइक्लिन से, ठीक है, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। तो ये दोनों जो बाइंड करते हैं, अब साइक्लिन जो G2 को क्या बोलते हैं, G2 चेक पॉइंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइक्लिन, वो जो होता है उसका सिंथेसिस S और G2 फेज में होता है। ठीक है, जनरली तो ये साइक्लिन जब सिंथेसिस होना स्टार्ट होंगे तो इससे आएगा CDK, बाइंड कर जाएगा, तो ये बाइंड करके क्या बनाएंगे? MPF, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। तो जब इनफ MPF मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो जाएगा तभी सेल जो है वो पास करेगा G2 चेक पॉइंट को। ठीक है, तभी सेल जो है वो G2 चेक पॉइंट को पास करके M फेज में जाएगा। अब M फेज में क्या होगा कि साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा, कब? NF फेज में जैसे ही क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएंगे तो ये साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा। तो साइक्लिन जब डिग्रेड हो गया तो CDK फिर से खाली हो गया, फिर अगले राउंड में जो है वो साइक्लिन का प्रोडक्शन होगा, फिर ये जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो G2 फेज में कैसे, मतलब ये MPF। तो इसमें बस तुम्हें तीन ही एक्स्ट्रा चीज चेक पॉइंट में तुम्हें अलग से याद रखना पड़ रहा है, एक तो साइक्लिन प्रोटीन, एक CDK, और एक G2M में जो MPF फॉर्मेशन हो रहा है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें M फेज में। तो M फेज को जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था? वोल्डर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और वोल्डर फ्लेमिंग ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़े होंगे, इन्होंने सेम टर्म कॉइन किया था क्रोमेटीन को भी। ठीक है, एम फेज जो है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है। अगर मैं बोलूँ इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इंटरफेज इन्वॉल्व्स अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एम फेज में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल का। ठीक है, जो माइटोसिस है उसे इक्वेशनल डिविजनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रोमोजोम नंबर जो पेरेंट और प्रोजेनी में है वो सेम होता है। यहाँ से एक एआर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, माइटोसिस को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया? 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस जो है उसको फर्दर 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। क्यों प्रोग्रेसिव प्रोसेस है? क्योंकि एक वेरी क्लियर कट लाइन तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ से भी एक एआर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस के? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, अब प्रोफेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, वो फॉलो किसको करता है? एस और G2 फेज के बाद जो प्रोफेज ही आ जाता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस हो गया। एस और G2 फेज में न्यू डीएनए जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो डिस्टिंक्ट होता है या नॉट डिस्टिंक्ट? तो
नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इन एस एंड जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर डिस्टिंक्ट एंड इंटरट्वाइंड, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं होता है जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, बट इंटरट्वाइंड तो होते हैं, इंटरट्वाइंड तो होता है, ठीक है। अब देखो प्रोफेज जो होता है वो मार्क्ड होता है किससे? एंड ऑफ क्रोमोजोम कंडेंसेशन या इनिशिएशन, तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है। अब क्रोमेटीन कंडेंसेशन में क्रोमोजोमल मटेरियल जो है वो टैंगल होता है, अनटैंगल, तो क्रोमोजोमल मटेरियल अनटैंगल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटीन कंडेंसेशन, ठीक है। सेंट्रोजोम डुप्लीकेट कब करता है? तो ड्यूरिंग एस फेज में। अब किस फेज में है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है? टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो जो सेंट्रोजोम है वो प्रोफेज में ही बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। अब कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज किस से मार्क्ड होगा? तो क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस करके कॉम्पैक्ट बनाएंगे, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम, ना कि लूज, ठीक है। और क्रोमोजोम जो है वो सीन होंगे कंसिस्ट ऑफ कितने? 2 क्रोमेटिड, जो कि अटैच कहाँ होंगे? सेंट्रोमियर पे, ठीक है। अब सेंट्रोजोम जो है वो अंडरगो करेगा डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, वो क्या करेगा इस फेज में? मूव करेगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब हर सेंट्रोजोम से क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट करेंगे, जिसको क्या बोल रहे हैं? एस्टर, ये शॉर्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब टू एस्टर जो है दोनों सेंट्रोजोम से, जो 2 एस्टर हैं विथ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल क्या है? जो लार्जर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लॉन्गर माइक्रोट्यूब्यूल, ये साथ में मिलकर क्या बना रहा है? माइटोटिक apparatus। तो अगर बोले कि सिर्फ ओनली एस्टर्स विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। माइटोटिक apparatus एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिलकर बनाते हैं, ठीक है। और सेल के एंड ऑफ द प्रोफेज में कुछ भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप कोई भी माइक्रोस्कोप में नहीं देखेगा। अब ये एस्टर देख सकते हो, ये सेंट्रोजोम है, ये जो रेडिएट कर रहे हैं वो एस्टर्स हो गए, ये जो लॉन्गर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो स्पिंडल फाइबर हो गए। तो दोनों एस्टर और ये मिलके क्या बना रहा है? माइटोटिक apparatus, ठीक है। उसके अलावा एस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है? सेम, जिसमें एस्टर फॉर्म हो, जैसे एग्जांपल एनिमल सेल में। एन एस्ट्रल माइटोसिस क्या हो जाएगा? प्लांट में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, इस वजह से एस्टर फॉर्म ही नहीं होता है, तो विदाउट एस्टर, तो उसको बोलते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। लेकिन क्या प्लांट में स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होता है? होते हैं, लेकिन दूसरा तरीके से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, लेकिन एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा मोडिफिकेशन क्या क्या है माइटोसिस का? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज कर जा रहा है। एग्जाम्पल है लिक्विड इंडोस्पर्म कोकोनट में। इंडोमाइटोसिस में क्या हो रहा है? क्रोमोजोम डुप्लीकेट कर रहे हैं और अक्सर सेपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है इसमें, तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होने से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अराइज हो जा रहा है। एक केमिकल है कॉल्सिचिन जो इंड्यूस करता है पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट में, ये क्या इनविट कर देता है? तो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनविट कर देता है। इंडो रीडुप्लीकेशन में क्या होता है कि क्रोमेटिड्स जो है, क्रोमोजोम जो है वो रिप्लिकेट करता है लेकिन सेपरेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम फेज कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। एम फेज कंप्लीटली एब्सेंट होने की वजह से क्रोमेटिड रेप्लिकेट करता है लेकिन सेपरेट नहीं करता है, तो इसके क्रोमोजोम को हम पोलाइटीन क्रोमोजोम बोलते हैं। कहाँ होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफाइला, ड्रोसोफाइला के सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। और माइटोसिस क्या होता है? तो हमने पूरा आगे देखते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, इसमें कैसे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, तब जाके ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है। लेकिन अमाइटोसिस में क्या है कि ये प्रिमिटिव डायरेक्ट डिवीजन है, इसमें न्यूक्लियस डायरेक्ट इलोंगेट करते हैं, बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो न्यूक्लियस इन इलोंगेट कॉन्स्ट्रिक्ट इन द मिडिल टू फॉर्म 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसमें क्या है ना, अब देखो जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो के प्रॉपर क्रोमोजोम का सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, क्रोमेटिड का सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम दोनों के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट न्यूक्लियस से जो है ये होगा, क्या बोलते हैं, जब डायरेक्ट न्यूक्लियस बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाएंगे तो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी जा सकते हैं। तो इसलिए दो डॉटर सेल जो है इसमें आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एग्जांपल ये किस में देखने को मिलता है? पैरामीशियम के मैक्रोन्यूक्लियस में। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है, माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप वो मार्क करता है स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। अगर मैं बोल दूं इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन बोल दूं, यहाँ पे कंप्लीट की जगह इनकम्प्लीट कर दूं या डिसइंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन कर दूं, तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्रोमोजोम कहाँ स्प्लिट कर जाएंगे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बाई विच स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड, प्रोफेज या मेटाफेज, तो बाई मेटाफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड, ठीक है। किस स्टेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इजीली स्टडी होता है? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम जो है वो मोस्ट इजीली स्टडी होता है मेटाफेज में। इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी मोस्ट इजीली स्टडी होता है मेटाफेज में, ठीक है। अब मेटाफेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अटैच रहते हैं कहाँ पे? सेंट्रोमियर में, ठीक है। अब सेंट्रोमियर पे क्या होता है? सेंट्रोमियर के साइड में क्या होता है? काइनेटोकोर्स होते हैं जो कि स्मॉल डिस्क से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इससे क्या अटैच होता है? तो स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से जो है दोनों साइड ऑफ ये सेंट्रोमियर के दोनों साइड काइनेटोकोर होते हैं, तो एक पोल से स्पिंडल फाइबर आके उससे अटैच होगा और दूसरे वाले से अपोजिट पोल से आके अटैच होगा, यही।
अब देखो जब प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो है, देख लो ये जो एक पोल से आया, एक एक काइनेटिक कोर से अटैच हो गया, दूसरे साइड से स्पिंडल फाइबर दूसरे काइनेटिक कोर से अटैच हो गया। अब मैं बोलूँ द लाइन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को बोल रहे हैं, लाइन ऑफ अलाइनमेंट नहीं। एक लाइन में नहीं होता है सारे क्रोमोसोम, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। तो क्या ये एक लाइन में है? नहीं, लेकिन सेंटर में है। तो ये जो है एक प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो अटैच करता है टू काइनेटिक कोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, ये बात है। क्रोमोसोम जो है वो कहाँ मूव करते हैं? टू स्पिंडल इक्वेटर। ये सब मूव करके कहाँ आ जा रहे हैं? ये सब मूव करके जो स्पिंडल इक्वेटर पे आ जा रहे हैं, ठीक है। ये सब मूव करके स्पिंडल इक्वेटर पे आ जा रहे हैं। स्पिंडल इक्वेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्पिंडल अपैरेटस के सेंटर में है, इसलिए स्पिंडल इक्वेटर जो है वो ज़्यादा सही वर्ड है। एंड अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये जो है अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज क्या है? सॉर्टेड फेज ऑफ माइटोसिस होता है, ठीक है। शेप ऑफ क्रोमोसोम भी सबसे बेस्ट स्टडी यहीं पे होता है। ऑनसेट ऑफ एनाफेज में क्या होता है? ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज इज स्प्लिट बट नॉट साइमल्टेनियसली, ट्रू और फॉल्स? तो ईच क्रोमोसोम जो होता है अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट किया जाता है और साइमल्टेनियसली किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ही एनाफेज का बहुत छोटा होता है, 3 से 4 मिनट का, 2 से 4 मिनट का होता है, ठीक है। एंड द जो डॉटर क्रोमेटिड है उसको अब क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड और ये क्या करते हैं? मूव करते हैं देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल, मतलब ये सेपरेट होकर अपोजिट पोल में मूव करने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं, जो डॉटर क्रोमोसोम्स है मूव करते हैं, तो उनका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो टुवर्ड्स द जिस पोल की तरफ जा रहे हैं उस तरफ जो है डायरेक्टेड होता है। तो जो सेंट्रोमियर जो होता है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द पोल इट इज मूविंग एंड हेंस एट द लीडिंग एज। तो उस लीडिंग एज में होता है, देखो सेंट्रोमियर जो है, इसी में देख लो, यहाँ पे देख लो, ये सेंट्रोमियर जो है वो जिस पोल की तरफ जा रहा है उसके तरफ है, तो ये लीडिंग एज में है। तो ये दोनों आर्म क्या कर रहे हैं? ट्रेलिंग बिहाइंड हो रहे हैं, मतलब पीछे रहे हैं। तो बोल सकते हैं द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो ट्रेलिंग बिहाइंड है, ठीक है। अब एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? तो एनाफेज में क्या होता है? क्रोमेटिड्स जो होता है वो ये स्प्लिट करते हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड्स जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है या फिर डॉटर क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसमें 4n स्टेज नहीं बोलते हैं जनरली, इसको 2n+2n स्टेज बोलेंगे और ये वैसे भी बहुत छोटा स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद टेलोफेज में क्या होता है? 2n पर न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ क्या बोलते हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एट द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज द क्रोमोसोम्स कंडेंस रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज द क्रोमोसोम जो होते हैं जो ऑलरेडी एनाफेज में ये पोल्स पे रीच कर गए हैं वो डीकंडेंस होते हैं एंड लूज कर देते हैं अपना इंडिविजुअलिटी। तो अगर मैं बोलूँ इन टेलोफेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन बी सीन, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर सीन, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम टेलोफेज जो है ऑलमोस्ट एकदम उल्टा है प्रोफेज का। तो क्रोमोसोम क्लस्टर कर जाएंगे अपोजिट स्पिंडल पोल में एंड आइडेंटिटी रिटेन्ड एज डिस्क्रीट एलिमेंट, गलत, आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप हो जाता है क्रोमोसोम के अराउंड, ठीक है। और क्रोमोसोम क्लस्टर के अराउंड न्यूक्लियर इनवेलप देख सकते हो यहाँ, ये न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप हो गया, ठीक है। और एंड ईच पोल में क्या हो जाएंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे और जो प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो है वो डिसअपियर हो गए थे, वो अब फिर से रीफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये भी देख लो, ये क्या होगा? G2 फेज में, G2 फेज में क्रोमोसोम जो है अनकंडेंस्ड है, ठीक है, और पूरा न्यूक्लियर इनवेलप ऐसे ही है। अब देखो प्रोफेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स जो है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंप्लीशन देखोगे तो किस में होगा? कंप्लीशन मेटाफेज में जाके होता है, कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। और देखो एस्टर जो है, ये जो क्या बोलते हैं सेंट्रोजोम जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, किसमें? प्रोफेज में ही। तो ये एस्टर फॉर्मेशन हो गया, अर्ली माइटोटिक स्पिंडल। अब प्रो मेटाफेज में क्या है कि प्रो मेटाफेज में मतलब ट्रांजिशन टू मेटाफेज में ये काइनेटिकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अटैच हो जा रहे हैं। ये स्पिंडल फाइबर हैं जो कि काइनेटिकोर से अटैच कर रहे हैं। अब जो नहीं अटैच कर रहे हैं क्रोमोसोम से, ठीक है, उसको नॉन काइनेटिकोर माइक्रोट्यूब्यूल हो जा रहे हैं। ये देखो ये आपस में ही ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इलोंगेशन ऑफ द सेल में। अब ये देख लो फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप है। अब ये मेटाफेज में क्या हो गया? मेटाफेज प्लेट बन गया, ठीक है। सेंट्रोजोम जो है वो ये स्पिंडल अपैरेटस पूरा बन गया। अब एनाफेज में क्या हो रहा है? ये सेपरेट हो जा रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड और मूव करने लग जा रहे हैं। तो ये सेंट्रोमियर देख रहे हो क्या है? ये लीडिंग एज में है टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन में सेंट्रोजोम है जिधर वो जा रहा है उधर डायरेक्टेड है, और जो आर्म्स है वो ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। और टेलोफेज में देखो क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोम्स गए हैं वो डीकंडेंस हो रहे हैं और अपना इंडिविजुअलिटी लॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे,
ये सेम डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि देख लो ये मेटाफेज प्लेट है, देख लो ये एक प्लेन है, पूरा प्लेन है, ठीक है। ये सेंट्रोजोम है, ये एस्टर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। अब ये देखो ओवरलैपिंग नॉन काइनेटिक कोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये वाला देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन काइनेटिक कोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये काइनेटिक कोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो जाके काइनेटिक कोर से अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये मूव कैसे करते हैं एनाफेज में, तो तुम्हें पता है जो एंड से माइक्रोट्यूब्यूल जिस एंड से ये काइनेटिक कोर से अटैच होता है या क्रोमोजोम से अटैच होता है, वो उस एंड से क्या होता है, जो ट्यूबुलिन के सब यूनिट जो है वो निकलते जाते हैं, तो वो ऐसे पीछे की तरफ आते जाता है। अब देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या बोलते हैं, रबर तो है नहीं, तो जैसे जैसे वो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना वो छोटा होते जाता है, तो किस साइड से छोटा होता है, तो जिस साइड से वो ये होता है, जिस साइड से वो क्रोमोजोम से अटैच होता है उस साइड से छोटा होते जाता है, तो ये ऐसे क्रोमोजोम जो है वो मूव करता है सेंट्रोजोम की तरफ, ठीक है। अब ये देख लो, ये जो है वो प्रॉपर ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है 2 क्रोमोजोम का। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर पे क्या है, सबसे क्लोजली सबसे टाइटली अटैच्ड हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जगह फ्री रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन जो इनको साथ में रखता है दो सिस्टर क्रोमेटिड को, वो कोहेसिन प्रोटीन है, ठीक है। और इनको जब सेपरेट होना हो रहता है तो कौन सा इंजाइम काम करता है, सेपरेज इंजाइम काम करके इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। अब एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस में क्या है, 2 सेल का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो ये टेलोफेज है, लेकिन यहाँ पे भी फोरोइंग जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर गड्ढा बनना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो ओवरलैप करता है लेटर स्टेजेज ऑफ एम फेज के, ठीक है। लेटर स्टेजेज जो एम फेज के हैं उससे ओवरलैप करता है। अब माइटोसिस में क्या सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है? नहीं, साइटोकाइनेसिस भी होता है, ठीक है। अब देखो एनिमल सेल में क्या होता है, एक फूडो बन जाता है, अपीयरेंस ऑफ फूडो होता है, मतलब ये जो सेल है वो अब पहले जैसे बलून की तरह, अगर तुम एक बलून ले लो और उसको ऐसे दबाना स्टार्ट करो तो वो एक गड्ढा बन जाएगा बीच में, ठीक है। वो जैसे जैसे सेंटर में जाके ऐसे ज्वाइन कर जाएगा तो 2 अलग अलग सेगमेंट बन जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही देखो, तो एक फूडो बनना स्टार्ट होगा, जो फूडो जो ग्रेजुअली डिपेन होगा और अल्टीमेटली सेंटर में ज्वाइन करके साइटोप्लाज्म को 2 में डिवाइड कर देगा। प्लांट सेल में जो होता है वो रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है, ठीक है। तो ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा उसमें फूडो के थ्रू। तो क्या होता है ना कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो वेसाइकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो वेसाइकल्स जो है क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ द सेल होता है ना, वहां पे आके बहुत सारे वेसाइकल फ्यूज करके सेल प्लेट बना देते हैं, और ये सेल प्लेट ही इलोंगेट करके क्या बना देंगे, सेल वॉल बना देंगे। तो यही बात है, तो रिलेटिवली एक्सटेंसिव होता है। तो इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटर वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन करता है फ्रॉम ए स्मॉल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट विच रिप्रेजेंट द मिडिल लेमेला बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। तो ये देख लो, इसमें ये देखो एनिमल सेल में क्या है, क्लीवेज फॉर्म हुआ। अब ये जो क्लीवेज है, जो टुवर्ड्स जिस साइड में क्लीवेज फॉर्म होता है ना, उसका साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज जो फॉर्म हुआ, जो फूरो फॉर्म हुआ, उसमें उसके साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में ना कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग होता है माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट किससे बना होता है, एक्टिन से। अब ये एक्टिन मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करके उसको और छोटा 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 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते जाता है और इवेंचुअली 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें जो वेसाइकल्स जो होता है वो फॉर्म करते हैं फ्यूज करके सेल प्लेट। अब ये वेसाइकल कौन है, ये वेसाइकल क्या कंटेन करते हैं, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत सारे सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ, ये सेल प्लेट, और सेल प्लेट एक्चुअल इवेंचुअली क्या फॉर्म कर देगा, न्यू सेल वॉल। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। इसमें देख रहे हो ये छोटे 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 सेल क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स है जो फ्यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके अलावा देखो, इसमें देखो तुम, इसमें जो है ये जो किस ऑर्डर में से फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो न्यू किस ऑर्डर में जा रहा है, इनवर्ड की तरफ जो होता है वो ग्रो कर रहा है, जो फूरो है वो इनवर्ड की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर में ग्रो हुआ है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इनवर्ड की तरफ लगता है। तो सेंट्रीपिटल ऑर्डर में जो है वो दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसमें जो सेल वॉल है वो किस ऑर्डर में ग्रो हो रहा है, तो एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, ठीक है। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी ठीक है, ठीक है। वैसे ये दिमाग लगा सकते हो अगर तुम्हारे ध्यान में रहेगा तो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये बात है ऑलरेडी डिस्कस है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और अदर ऑर्गेनिल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2 डॉटर सेल में। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो फॉलो नहीं होता है साइटोकाइनेसिस से, इससे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ सिंक्सियन बोलते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन जो होता है एनिमल सेल में यूजुअली कितने में रिस्ट्रिक्टेड होता है, डिप्लॉइड सेल में, खास एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मेल हनीबीज में जो कि हैप्लॉइड होते हैं और उसमें भी माइटोसिस होता है। लोअर प्लांट में और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से शो करते हैं,
ठीक है। उसके अलावा माइटोसिस क्या रिजल्ट करता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीट या डिफरेंट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू मियोसिस और माइटोसिस, तो माइटोसिस, ठीक है। सेल ग्रोथ से क्या होता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इससे क्या होता है, एसेंशियल हो जाता है सेल के लिए कि डिवाइड करे और रिस्टोर करे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इससे एक एआर क्वेश्चन मैंने बनाया था कि इट बिकम्स एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, रीजन दे दें सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो दर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। माइटोसिस का और क्या कंट्रीब्यूशन है सेल रिपेयर में, जैसे कि लिए देख लो, जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है उसको बार बार रिप्लेस करते रहता है, लाइनिंग ऑफ गट का जो लाइनिंग है उसमें जो सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करते रहता है, और जो ब्लड सेल है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो भी बार बार रिप्लेस होते रहता है, ठीक है। प्लांट में आ जाओ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते रहता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट का हाइट बढ़ता है और लेटरल मेरिस्टेम से प्लांट का गर्थ और विड्थ बढ़ता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लांट के अंदर। अब ये जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो वाली बात है कि जब ये डिस्टर्ब हो जाए तो सेल डिवाइड करता है, इसको और क्या ये किस थियरी से होता है, किस थियरी ने बताया था, तो कर्ण प्लाज थियरी। कर्ण एक्चुअली में एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब न्यूक्लियस ही है, ठीक है, और प्लाज मतलब साइटोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ऊपर में जो न्यूक्लियस का पूरा वॉल्यूम है वो, और बाई नीचे में पूरा सेल के वॉल्यूम में से अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटा दो तो वो साइटोप्लाज्म का एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा, तो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। तो जैसे जैसे सेल बड़ा होगा क्या होगा, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो छोटा होगा, ठीक है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर मान लो एक लिमिट से डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बियॉन्ड अ लिमिट, वो क्या स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखो मियोसिस में क्या के लिए पहला लाइन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है। ये गैमेट्स के पास कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और गैमेट्स जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं, ना कि किसी भी डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ द बॉडी, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं सेल डिवीजन जो होता है, इससे क्या होता है, मियोसिस से क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करता है, डेप्लॉइड डॉटर सेल। इस काइंड ऑफ डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस क्या क्या इंश्योर करता है, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज या डिप्लॉइड फेज, तो हैप्लॉइड फेज, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है डिप्लॉइड फेज, ठीक है। मियोसिस किस में होता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट और एनिमल में, जब प्लांट और एनिमल में गैमेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस से होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट हो जाएगा। मियोसिस में कितने साइकिल्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के, तो 2 सीक्वेंशियल साइकिल होते हैं कैरियोकाइनेसिस के और सेल डिवीजन के। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मियोसिस इन्वॉल्व ओनली 2 साइकिल ऑफ कैरियोकाइनेसिस बट 1 साइकिल ऑफ साइटोकाइनेसिस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर मियोसिस इन्वॉल्व 2 नॉन सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कौन से 2 साइकिल है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है या 2 बार, तो ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मियोसिस 1 को और क्या बोलते हैं हम, हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है, और रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। हेट्रोटिपिक डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एनाफेज में, उसके माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं, लेकिन मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम से सेक्रेट करते हैं। प्लस मियोसिस 1 में और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, जो कि माइटोसिस में नहीं होता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि क्रोमोजोम नंबर आधा जो होता है वो मियोसिस 1 में ही होता है, मियोसिस 2 में जो क्रोमोजोम नंबर है वो सेम रहता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड जो होता है इसमें नहीं होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। बस सेग्रीगेशन और जंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक प्लेस होता है, ठीक है। और इस वजह से ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम भी है वो आधा हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होगा, तभी स्टार्ट होगा जब पेरेंटल क्रोमोजोम रेप्लिकेट कर गए हों एस फेज के दौरान। अगर पेरेंटल क्रोमोजोम रेप्लिकेट नहीं किए हों तो मियोसिस 1 स्टार्ट भी नहीं होगा। मियोसिस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम होता है, जिसमें से एक क्रोमोजोम फादर से आता है, एक क्रोमोजोम मदर से आता है, वो पेयर करते हैं, ठीक है। और उनके बीच में रिकम्बिनेशन भी होता है। रिकम्बिनेशन किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है, लेकिन उनके सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ध्यान रखना है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 में क्या है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, और मियोसिस 2 में क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब देख लो ये कैरियोटाइप क्या होता है। कैरियोटाइप जो होता है वो डिस्प्ले ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोजोम अरेंज इन पेयर। तो ये जो जितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है उसको जो इसका जो ये पूरा डिस्प्ले है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियोटाइप बोल रहे हैं। अब देखो जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, तो सेम लेंथ होता है, सेंट्रोमियर पोजीशन भी सेम होता है और इनका स्टैंडिंग पैटर्न भी सेम होता है,
ठीक है। और इनका जीन लोकाई भी सिमिलर होता है। व्हाट डू यू मीन बाई कि जीन लोकाई भी सिमिलर है? तो जीन लोकाई मतलब सपोज अगर क्रोमोजोम इस वाले क्रोमोजोम में आई का लोकेशन, आई का कलर का डिसाइड हो रहा है, सपोज जस्ट एग्जांपल यहाँ पे है वो जीन, तो दूसरे वाले भी क्रोमोजोम में यहीं पे होगा, एकदम करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे होगा, ठीक है। इसलिए जीन लोकाई सेम बोल रहे हैं। लेकिन क्या सेम लेंथ और सेंट्रोमियर पोजीशन जो है वो सभी होमोलोगस पेयर के लिए ट्रू है? नहीं, एक्सेप्शन है एक्स और वाई क्रोमोजोम। यहाँ पे देख लो एक्स और वाई क्रोमोजोम, वाई कितना छोटा है, एक्स कितना बड़ा है, ठीक है। अब देख लो ये क्या है, ये मैटरनल सेट ऑफ, रेड वाला जो है मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोजोम है और ब्लू वाला जो पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो ये एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो इसमें देख लो ये सेंट्रोमियर हो गया और ये जो है ये पूरा एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। और ये टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये जो एक ही क्रोमोजोम के अंदर जो दोनों क्रोमेटिड है उसको क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं, ठीक है। अब ओवरऑल मियोसिस में क्या होता है? तो सबसे इंटरफेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम होगा, तो देख लो सिस्टर क्रोमेटिड बन गई। ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है। अब पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम, हर क्रोमोजोम के पास क्या है? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होगा? सिर्फ होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं। तो मियोसिस 1 में जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही आधा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें कितने क्रोमोजोम है? 2 क्रोमोजोम है। लेकिन इस सेल में कितने क्रोमोजोम? सिर्फ 1 क्रोमोजोम है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ से 2 से 1 हो गया यानी आधा हो गया। लेकिन इसमें 1 क्रोमोजोम है और इन दोनों में भी 1 क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इसलिए मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं, लेकिन मियोसिस 2 को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ प्रोफेज में। प्रोफेज जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज कैसा होता है? टिपिकली लॉन्गर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। और कौन कौन से 5 फेजेज हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब जो पूरा प्रोफेज 1 से लेकर 5 है ना, वो यहाँ से जो नोट्स हमने बना लिया उससे रिवाइज करते हैं। अब लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोजोम जो होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में ही क्रोमोजोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अगर मैं बोलूँ क्रोमोजोम्स बिकम ग्रेजुअली ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो गलत हो जाएगा लेप्टोटीन के लिए, ठीक है। और कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम जो होता है थ्रू आउट इस फेज में होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेप्टोटीन, द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड इन लेप्टोटीन स्टेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोजोम जो है वो स्टार्ट कर जाते हैं पेयरिंग करना। उस पेयर ऑफ क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। मतलब ये दोनों का पेयर होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस होते हैं। सिनेप्सिस किस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से होता है, ठीक है। तो सिनेप्सिस के लिए क्या चाहिए? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कहाँ देखा जाता है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या तुम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो 2 क्रोमोजोम थे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से जब वो अटैच्ड हो गए, ठीक है, उनका पेयरिंग हो गया, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? बाईवैलेंट और टेट्राड बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई पेयर ऑफ सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोजोम, उसको बाईवैलेंट या टेट्राड बोल रहे हैं। अब ये जो पहले दोनों स्टेज हैं वो फर्स्ट ये कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं कंपेयर टू द थर्ड स्टेज दैट इज पेकाइटीन। अब पेकाइटीन स्टेज में ये जो बाईवैलेंट बने वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल किस में होते हैं? जाइगोटीन में या पेकाइटीन में? तो पेकाइटीन में बाईवैलेंट और टेट्राड जो है ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। और इसी स्टेज के दौरान जो 4 क्रोमेटिड्स हैं ईच बाईवैलेंट क्रोमोजोम का, वो अलग अलग दिखते हैं और क्लियरली अपीयर होते हैं टेट्राड की जैसे, ठीक है। और इस पेकाइटीन स्टेज में रिकम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। रिकम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? तो साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। 2 होमोलोगस क्रोमोजोम या फिर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द 2 होमोलोगस क्रोमोजोम, उसको क्या बोल रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम की मदद से होता है? तो ध्यान रखना है जो एंजाइम है, एंजाइम रिकम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। रिकम्बिनेस एंजाइम से ये क्रॉसिंग ओवर होता है। अबे यार, ठीक है, रिकम्बिनेस पूरा अच्छे से ही लिख देता हूँ। ब्लैक से अलग कलर, रिकम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। रिकम्बिनेस एंजाइम से क्या होता है? ये क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ पेकाइटीन के एंड तक क्या होता है? ये रिकम्बिनेशन कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। और क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो लिंक्ड रहते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन स्टेज में बिगिनिंग में ही क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बने थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर से जो रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम थे वो सेपरेट कर जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन क्या कंप्लीटली सेपरेट करते हैं डिप्लोटीन स्टेज में? नहीं, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के साइड पे अटैच ही रहते हैं, ठीक है।
और जब क्रॉस ओवर साइट में अटैच रहते हैं तो वहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर बन जाता है, उस एक सेपरेट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइस्मेटा। ठीक है, ये कुछ जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके उस साइड जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में मंथ्स और ईयर तक रह सकते हैं। ठीक है, अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ काइस्मेटा होता है या फिर टर्मिनलाइजेशन, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा होता है। ठीक है, ये काइस्मेटा कैसे ओपन होता है, ओपन इन अ जिप लाइक मैनर, यानी जिप लाइक मैनर में जो है वो ओपन होता है। ठीक है, अब टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकिंग ऑफ या सेपरेशन ऑफ काइस्मेटा नहीं होता है, ये पहले ही मैंने बताया कि टर्मिनलाइजेशन डजंट मीन ब्रेकिंग या सेपरेशन ऑफ काइस्मेटा, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ काइस्मा या स्लाइडिंग ऑफ काइस्मेटा टुवर्ड द टिप ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, अब इस स्टेज में और क्या होता है, क्रोमोजोम जो होते हैं वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और म्यूटिक स्पिंडल जो होता है वो असेंबल कर जाता है। ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर होमोलोगस क्रोमोजोम के सेपरेशन के लिए। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम के सेपरेशन के लिए म्यूटिक स्पिंडल का असेंबल होना किस में स्टार्ट हो जाता है, तो डाइकाइनेसिस में ही। और डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज और न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है डाइकाइनेसिस के दौरान, और न्यूक्लियर इनवेलप भी जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है इसी स्टेज के दौरान। ठीक है, अब इसमें देख लो अच्छे से, ये जो है ये जो है मैटरनल सिस्टर क्रोमेटिड्स है, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना वो पैटर्नल सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये जो तुम्हें रिंग टाइप का जो दिख रहा है ना वो कोहेसिन प्रोटीन है जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़े रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डीएनए ब्रेक हो चुका है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये देखो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये जो ग्रीन ग्रीन तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो अभी जो डीएनए ब्रेक हुआ है वो जुड़ा नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन कंप्लीट, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरा अच्छे से तुम्हें दिख रहा होगा, फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके अलावा पेकाइटिन स्टेज में क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे थे। तो देखो ये जो टूटे हुए यहाँ जो डीएनए ब्रेक थे वो जुड़ चुके हैं। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस ओवर, तो ये क्या है, ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल है। ठीक है, ये देख लो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये नॉन सिस्टर, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये और ये कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा था, ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स उसका डिसोल्यूशन हो जा रहा था, लेकिन अटैच था, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच थे कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको क्या बोल रहे थे, काइस्माटा बोल रहे थे। अब ये क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस में क्या होता था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा, यानी ब्रेकिंग ऑफ काइस्मेटा नहीं, टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या, ये जो काइस्मेटा है वो मूव करेगा टिप के टुवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर में देखो क्या था, अब देखो ये प्रोफेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर्म हो गए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, कैस्मेटा क्या हो रहा है, कैस्मेटा पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, तो ये एनाफेज ऑफ जब ये पूरे दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो चुके हैं तब देखो ये क्रॉसिंग ओवर में क्या है, यहाँ पे देखो ये रेड है, लेकिन ये वाला पार्ट ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, इसका जो पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो इधर आ गया है, इसका जो है वो इधर आ गया और इसका जो है इधर आ गया। ठीक है, ये अच्छे से दिख रहा होगा। अब एनाफेज वन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, और सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं सेंट्रोमियर पे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट करते हैं ना कि सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इससे आ चुका है कि इन एनाफेज वन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट, सही है गलत है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, टेलोफेज वन में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। क्या टेलोफेज वन के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो हाँ टेलोफेज वन के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, इसलिए क्या बोल रहे हैं, डायड ऑफ सेल बनते हैं। क्या टेलोफेज वन के बाद क्रोमोजोम जो है कंप्लीट डिस्पर्सन करेगा या फिर डिस्पर्सन बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये दोनों बात गलत है। क्यों, क्योंकि डिस्पर्सन करेगा लेकिन थोड़ा सा, नॉट कंप्लीट डिस्पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो क्रोमोजोम है कभी भी रीच नहीं करेगा एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। जैसे इंटरफेज न्यूक्लियस में एकदम लूजली अरेंज क्रोमेटिन होता है, हाईली एक्सटेंडेड होता है, वैसा उस स्टेट में कभी रीच नहीं करेगा। ठीक है, अब दो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में जो स्टेज है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। इंटरकाइनेसिस कैसा होता है, लंबा होता है या छोटा, तो जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, नहीं होता इसमें। ठीक है, अब मियोसिस, अब देख लो इसको पहले यहाँ पे, अब देख लो ये प्रोफेज वन है, यहाँ पे क्या काइस्मेटा फॉर्म हो रहा है जिससे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल डाइकाइनेसिस में तुम्हें पता ही है कि स्पिंडल ये क्या बोलते हैं, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है, अब मेटाफेज वन में क्या हो, होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पे जो अलाइन है, या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बोल लो। ठीक है, एनाफेज में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोजोम देखो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड हैं,
ठीक है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा है। और फिर टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, वहाँ पे न्यूक्लियस जो है फिर से रीअपियर हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस रीअपियर हो रहा है, ठीक है। फिर मेटाफेज प्रोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 जो होगा वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर से देख रहे हो, स्पिंडल जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है डिसअपियर होने लगेंगे इसमें। मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमोजोम्स है वो अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे। और एनाफेज 2 में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, देखो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का। और टेलोफेज 2 में फिर से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी दिखने लगेंगे, ठीक है। तो देख लो प्रोफेज 2 में क्या है, मियोसिस हो रहा है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है, बिफोर क्रोमोजोम्स है फुली एलोंगेटेड। तो अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि आफ्टर क्रोमोजोम्स फुली एलोंगेटेड मियोसिस प्रोफेज 2 स्टार्ट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और मियोसिस 2 जो है वो अपीयर कैसे हो रहा है, नॉर्मल माइटोसिस की तरह। इसमें मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, ठीक है। क्रोमोजोम अगेन कैसा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा या कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोजोम अलाइन करेंगे इक्वेटर पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे अपोजिट पोल से, ठीक है, और वो अटैच किससे हो जाएंगे, काइनेटिक कोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं बोल दूं कि इन मेटाफेज 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटिक कोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड होगा। एनाफेज 2 में क्या होगा, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा इच क्रोमोजोम का, हर दोनों एक क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो अटैच किया होगा, वो सारे क्रोमोजोम्स का जो है ना, जितने भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है उन सबका स्प्लिटिंग जो है एकदम साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। और फिर वो कहाँ मूव करने लग जाएंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जिनको अब क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोजोम्स बोलेंगे, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। बाई कैसे मूव करेंगे, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या करेगा, शॉर्ट होने लगेगा, किस एंड से, तो जिस एंड से काइनेटिक कोर से अटैच है वहां से जो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सब यूनिट है वो ब्रेक ऑफ होते जाएंगे, ठीक है। अब टेलोफेज 2 में क्या होगा, टेलोफेज 2 के में क्या होगा, दो ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम बने हैं वो इनक्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियर इन्वेलप से, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिससे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्राड ऑफ सेल बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे देख लो इसमें प्रोफेज 1 में कितने बने, मियोसिस 1 में 2 सेल बन गए, ठीक है। और फिर ये दोनों में मियोसिस 2 में और 2 सेल बन गए, तो टोटल कितने, 4 सेल बन गए, यानी कितना टेट्राड ऑफ सेल हो गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, तो मियोसिस जो होता है वो कंजर्व करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हर स्पेसीज का कंजर्व करने में हेल्प करता है, किसमें, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। कैसे, मियोसिस में तो नंबर क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाता है, तो ये कैसे हेल्प करता है, क्योंकि जो 2 मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड सेट के हैं वो मिलकर फिर से डिप्लॉइड सेट बना देंगे, ठीक है, तो ऐसा कंजर्व करता है, ठीक है। और मियोसिस क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, हाँ बिल्कुल करता है, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ क्या बोलते हैं, इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबल इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और वेरिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, जैसे ये पेयर जो ऑफ क्रोमोजोम जो है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये एक पेयर जो है ये सेपरेट हो रहा है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली, मतलब एक पेयर जो सेपरेट होने में वो दूसरे पेयर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। जैसे अगर दोनों ब्लू वाले एक साइड में आ गए, दोनों रेड वाले जो है वो एक सेल में चले गए, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन। सपोज एक रेड वाला आ गया और एक ब्लू वाला आ गया, तो इसमें एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये पैटर्नल है, ये मैटर्नल है, तो एक मैटर्नल ब्लू और रेड आ गए। फिर एक सेम क्रोमोजोम 1 सपोज इसको देंगे, तो ये जो मैटर्नल क्रोमोजोम आ गया और ये पैटर्नल क्रोमोजोम आ गया, तो टोटल कितने वेरिएशन है, कॉम्बिनेशन 3 और 4, ठीक है। सपोज ऐसे 3 पेयर ऑफ क्रोमोजोम ले लेते, 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 8 पॉसिबल थे। वैसे ही 4 लोगे तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, तो 16 पॉसिबल होंगे। तो ऐसे ही 23 पेयर है हमारे पास, यानी कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो 8.4 मिलियन पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 8.4 मिलियन जो है एक गैमेट में है, ठीक है, मतलब जितने गैमेट्स हैं उसमें हर कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है इस क्रोमोजोम का, तो 8.4 मिलियन। तो सपोज 8.4 मिलियन कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल गैमेट और 8.4 मिलियन कॉम्बिनेशन फीमेल गैमेट के पॉसिबल है, तो टोटल इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 ट्रिलियन, यानी 70 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है किसके लिए, जाइगोट के लिए। ये भी तब जब हम इसमें देखो कोई भी क्रॉसिंग ओवर को कर ही नहीं रहे हैं, कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। कोई भी क्रॉसिंग ओवर को जब हम कॉम्बिनेशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब 70 ट्रिलियन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी जब हम क्रॉसिंग ओवर को कंसीडर कर ले तो कितना ज़्यादा मतलब वेरिएशंस पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं यू आर यूनिक, यू रियली आर यूनिक, ठीक है। ये जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, सेम बातें जो मैंने बताई वो लिख के रखी है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो समरी है उसमें बस ये बात थोड़ा यहाँ पे अच्छे लिखा है कि सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है चाहे कितना छोटा हो कितना भी बड़ा, वो सिंगल सेल जाइगोट से कर सकता है। लेकिन क्या असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सिंगल सेल से ही अपना लाइफ स्टार्ट करेगा? गलत बात नहीं। स्पाइरोगाइडा है, ठीक है, सपोज वो फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, तो उसमें जो फ्रेगमेंट है वो तो एक सेल से ज़्यादा के होंगे और वो आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दे रहे हैं। इसीलिए सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बात ट्रू है कि वो जो है सिंगल सेल से अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, और सेक्सुअली जो है वो मल्टीपल सेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सभी बातें जो हैं इसमें क्या लिखा है, जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डिप्लीकेशन किस में होता है? जीवन फेज में। बाकी सारी बातें ऑलरेडी चैप्टर में दी हुई है, ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है।